हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। मान लो आपको कुछ रेजिस्टेंस दिए होंगे, ठीक है, और किन्हीं दो पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। और आपको कुछ सीरीज पैरेलल कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और आपके पास टाइम ही टाइम है। तो एक मेथड है, आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। और सेकेंडली हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। उसमें क्या होगा, मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर होगी, उसकी लंबाई को मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो फिर वो जो लंबाई बढ़ जाएगी ना उस वायर की, उसको मैं दो जगह से एक कैंची से काट दूंगा, सीजर से, उस वायर को। और फिर वे जो तीन पार्ट बन गए उनको सीरीज पैरेलल में लगा दूंगा और फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। और जो फाइनल हम क्या पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में, मेरे पास दो रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। दो रजिस्टर होंगे, टी इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पे उन दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा। फर्स्ट रजिस्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो अल्फा 1 होगा, सेकंड रजिस्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा 2 होगा। और ये ध्यान रहे, T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो उनके सीरीज कॉम्बिनेशन का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पता लगाएंगे, उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पता लगाएंगे। तो सबसे पहले देखो हम क्या सीखेंगे आज के इस लेक्चर में, एक न्यूमेरिकल की हेल्प से। आपके पास कुछ रेजिस्टेंस गिवन हो, ठीक है, और आपको कुछ सीरीज पैरेलल कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, और दो पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया हो, और आपके पास अगर टाइम ही टाइम है, टाइम ही टाइम बचा हुआ है, तो एक लेंदी मेथड आप अपना सकते हो, आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस गिवन है, पांच रेजिस्टेंस गिवन है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ये कितने ओम का है, 2 ओम का, ये 4 ओम का, ये 6 ओम का, ये 8 ओम का, और ये 10 ओम का। ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। क्या कर सकते हो? क्या कुछ सीरीज पैरेलल समझ में आ रहा? नहीं समझ में आएगा। क्या सीरीज क्या पैरेलल कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको एक चीज जरूर समझ में आएगी कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड भी नहीं है। क्या 2/4 6/8 के बराबर है? नहीं है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है। तो ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल लें, ठीक है। तो देखो, एक लेंदी मेथड है। अगर आपके पास टाइम ही टाइम हो ना, तो ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो। एक मेथड है, लेकिन लेंदी जरूर है। क्या करना होगा, अपने पास से अपनी मर्जी से ए बी के क्रॉस कोई बैटरी लगा दो, कितने भी वोल्ट की, जैसे कि मैंने 10 वोल्ट की लगा दी, ठीक है। तो ये बैटरी कुछ करंट छोड़ेगी, आई, कुछ इस तरफ जाएगा, कुछ इस तरफ। मान लो इस तरफ I1 गया, अपने पास से ऐसे ही मान लिया, तो इस तरफ कितना जाएगा? ऑब्वियसली I माइनस I1, सही बात है। और ये I1 भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, कुछ इस तरफ कुछ इस तरफ। मान लो इस तरफ I2 गया, तो इस तरफ कितना जाएगा? I1 माइनस I2, ठीक है। तो देखो, मेरे को यहाँ पे पता नहीं है इस 10 ओम रेजिस्टेंस में वास्तविकता में करंट ऐसे फ्लो करेगा या ऐसे। मैंने ऐसे मान लिया कि ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। I माइनस I1 और ये ऐसे I1 माइनस I2 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? I माइनस I2, ठीक है। I2 और I माइनस I2 I हो जाएगा। बैटरी ने जितना करंट छोड़ा उतना मिलना भी तो चाहिए बैटरी को। तो अब देखो, ए बी के अक्रॉस मैं एक रेजिस्टेंस लगाने जा रहा हूं, आर इक्विवेलेंट। एक तरह से वही फाइंड आउट करना है, मतलब ये आर इक्विवेलेंट इकलौता रजिस्टर इन पांचों के इक्विवेलेंट है, ये लगा दिया मैंने। और यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे भी मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अगर ये इन पांचों के इक्विवेलेंट है,
तो यहाँ पे बैटरी ने अगर आई करंट छोड़ा तो यहाँ पे भी बैटरी आई करंट छोड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। तो देखो यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, V बाई आई, मतलब 10 वोल्ट बाय आई। अगर मेरे को आई पता चल गया ना, तो इन दो पॉइंट्स के अबाउट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना ना, आर इक्विवेलेंट, वो पता चल जाएगा। तो अब आई का पता लगाओ। तो यहाँ पे आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने होंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्लोज लूप चाहिएगा। जैसे कि मैंने सबसे पहले क्लोज लूप ले लिया ये, ठीक है। इसमें दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं, 2 ओम का और 4 ओम का, ठीक है। तो केवीएल अप्लाई कर दो। पोटेंशियल ड्रॉप कितना, 2i1, यहाँ पे भी ड्रॉप होगा 4i2, और ये राइज होगा, मतलब इज इक्वल टू 10 वोल्ट, ठीक है ना। तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर सकते हो, सिंपल बना लो ना इसको, i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 5। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। एक और इक्वेशन चाहिए। देखो यहाँ पे अननोन कितने हैं, i1 और i2, i1 और i2, 3 अननोन है, 3 इक्वेशन चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन तो आ गई, सेकंड इक्वेशन और देखो कहाँ से आएगी। अगेन केवीएल अप्लाई करना होगा, ठीक है ना। कोई दूसरा क्लोज लूप ले लो, ये ले लिया मैंने, जिसमें ये रेजिस्टेंस आया है, ये आया है, और ये बैटरी आई है। तो केवीएल अप्लाई कर दो, किरचॉफ वोल्टेज लो। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना, 6 इंटू में आई माइनस i1, यहाँ पे भी ड्रॉप 8 इंटू में आई माइनस i2, ठीक है ना, सही है। इज इक्वल टू दिस राइज 10 वोल्ट। तो 6i माइनस 6i1 प्लस 8i माइनस 8i2 इज इक्वल टू 10। आई वाले देखो, 6 प्लस 8 14i, और माइनस 6i1 माइनस 8i2 इज इक्वल टू 10। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, 2 सत्ते 14, ठीक है ना। तो 7i माइनस 3i1 माइनस 4i2 इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन ये आ गई। अब एक थर्ड इक्वेशन और चाहिए। तो एक और क्लोज लूप देख लो, कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी देख सकते हो। जैसे कि मैंने ये देख लिया, ठीक है, जिसमें ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ये और ये। केवीएल अप्लाई कर दो। पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना, 2i1, यहाँ पे भी ड्रॉप होगा, करंट की डायरेक्शन के अलोंग पोटेंशियल ड्रॉप होता है कितना, 10 इंटू में i1 माइनस i2, ठीक है ना। यहाँ पे भी ड्रॉप होगा 8 इंटू में i माइनस i2 इज इक्वल टू दिस राइज 10 वोल्ट। तो 2i1 प्लस 10i1 माइनस 10i2 प्लस 8i माइनस 8i2 इज इक्वल टू 10। तो i1 में देखो 10 और 2 12i1, i2 में माइनस 10i2 माइनस 8i2 माइनस 18i2, और i में प्लस 8i इज इक्वल टू 10। अगेन दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, 6i1 माइनस 9i2 प्लस 4i इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन यह आ गई, ठीक है। तो 3 अननोन है, i1 i2, और 3 इक्वेशन आ गई, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। तो आफ्टर सॉल्विंग दीज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस, आप i1 और i2 की वैल्यूज पता लगा सकते हो। i की वैल्यू आपको क्या मिलेगी इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करने के बाद, ये मिलेगी 2.387 एम्पियर, और i1 की ये मिलेगी 1.71 एम्पियर, और i2 की 1.645 एम्पियर, ठीक है। ये आएंगी वैल्यूज i1 और i2 की इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करने के बाद। ये आप खुद से सोल्व कर सकते हो इन तीनों इक्वेशंस को, i1 और i2 की वैल्यूज आपको यही मिलेंगे, ठीक है ना। तो इन दो पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था ना, आर इक्विवेलेंट।
वो क्या था 10/I। तो 10/I, आई मेरे को पता चल गया। यहाँ पे बैटरी कितना करंट छोड़ेगी अगर मैं 10 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा, आई कितना 2.387 एम्पियर। तो ये कितना आएगा, नियरली 4.19 ओम आएगा, नियरली वेरी नियरली 4.19 ओम। ये मेरा आंसर हो गया। तो देखो मेथड थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन ए बी पॉइंट्स के अबाउट इसका मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया, 4.19 ओम आया। ठीक है, तो देखो मैंने अपनी मर्जी से 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, आप कितने वोल्ट की भी बैटरी लगा सकते हो। इन दो पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना ही आएगा, ये चेंज थोड़ी ना हो सकता, 4.19 ओम ही आएगा। अब आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो, जब 10 वोल्ट की मैंने बैटरी लगाई है तो इन रेजिस्टेंसेज में कितना कितना करंट फ्लो करेगा, ये भी फाइंड आउट कर सकते हो। इस रेजिस्टेंस में ऐसे I1 कितना है 1.71 एम्पियर, और बैटरी ने कितना करंट छोड़ा जब मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, I 2.387 एम्पियर, 2.387 एम्पियर। तो इस तरफ कितना जाएगा, दिस माइनस दिस, मतलब I माइनस I1। ठीक है, और ये जाएगा 0.677 एम्पियर। और इस रेजिस्टेंस में मैंने ऐसे करंट फ्लो माना था ना, I1 माइनस I2 देखो पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब वास्तविकता में ऐसे ही फ्लो करेगा इस रेजिस्टेंस से करंट। और कितना I1 माइनस I2, और यह आएगा 0.065 एम्पियर। ठीक है, इस रेजिस्टेंस से I2 करंट, I2 की वैल्यू 1.645 एम्पियर, 1.645 एम्पियर। ठीक है, इस रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा, I माइनस I2। ठीक है ना, या दिस प्लस दिस, बात तो वही है। और यह आएगा 0.742 एम्पियर। ठीक है, तो जब 10 वोल्ट की बैटरी यहां पे मैंने लगाई तो इन रजिस्टर से करंट भी पता चल गया कितना, किस रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा। और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 4 ओम का, ये 10 ओम का, ये 6 ओम का, ये 8 ओम का। ए बी पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। कोई सीरीज पैरेलल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया था लेकिन वो भी बैलेंस नहीं था कि हम इसको हटा के दिस बाय दिस हो जाए, तो कि हम इसको हटा देते हैं फिर तो आसान हो जाता है, ये दोनों सीरीज में फिर वे पैरेलल में हो जाते हैं। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज भी यहाँ पे बैलेंस नहीं था। तो ए बी पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें। अगर आपके पास टाइम है तो इस मेथड का यूज कर सकते हो, बिल्कुल आंसर सही आएगा। कितने ही वोल्ट की बैटरी लगा दो, जैसे मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई तो इस बैटरी ने कितना करंट छोड़ा, 2.387 एम्पियर, मतलब एक तरह से आई पता चल गया। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 10 बाय में आई, और ये कितना आया 4.19 ओम। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो आप कितने वोल्ट की बैटरी लगा सकते हो, इन 2 पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 4.19 ओम ही आएगा। हाँ, उससे ये जरूर होगा अगर आप कुछ अलग वोल्ट की बैटरी लगाओगे, करंट जो बैटरी छोड़ेगी वो इससे कुछ अलग होगा। ठीक है ना, ऑब्वियसली। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर होगी, ठीक है ना, जिसका ऑब्वियसली कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो देखो मेरे पास ये एक कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, सिलेंड्रिकल वायर, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, कंडक्टिंग वायर। और मान लो इसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी है रो, इसकी लंबाई है मान लो L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मान लो A। ठीक है, तो इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा R, वो मान लो इस वायर का रेजिस्टेंस है, इस वायर का। ठीक है, अब मैंने यहां पे क्या किया, इस वायर की लंबाई को बढ़ा दिया, इस वायर को मैंने ऐसे खींच दिया, और इस वायर की लंबाई बढ़कर L से बढ़कर 2L होगी, डबल होगी, जैसा कि दिखाई दे रहा है, L से बढ़कर
कितनी होगी 12, ठीक है ना। तो लंबाई बढ़ाऊंगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट जाएगा, वायर पतली हो जाएगी ना, क्योंकि वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना वायर का, ठीक है। मटेरियल वही है, रेजिस्टिविटी वही है, रो, सही बात है। तो इस वायर की लंबाई को मैंने डबल कर दिया, ऐसे वायर को खींच दिया, वायर की लंबाई L से बढ़कर 2L होगी, ऑब्वियसली वायर पतली हो जाएगी, सही बात है। तो अब देखो, अब इसके बाद में मैंने क्या किया, इसको मैंने दो जगह से सीजर से मतलब कैंची से काट दिया या चाकू से, जो भी है। एक तो यहां से और एक मान लो कुछ यहां से, ठीक है। यहां से कैंची से काटा और यहां से, जिससे पार्ट कितने बन गए, 1 2 3 पार्ट बन गए, ठीक है ना। और जो लंबाई का रेशियो है ना, मैंने ऐसे काटा दो जगह ऐसे इसको कैंची से, तो 3 पार्ट बन गए। इनकी लंबाई का रेशियो देखो क्या पाया, लेंथ रेशियो, आफ्टर कटिंग दिस वायर फ्रॉम 2 पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ नाइफ, यहां से और यहां से काटने के बाद में लेंथ रेशियो मेरे को कुछ ऐसा मिला, 1:2:3, 1:2:3, ठीक है। तो देखो ये यहां से कट चुकी है वायर, ठीक है, और एक यहां से कट चुकी है ये, ठीक है ना। दिखाई भी दे रही होगी कटी हुई। तो देखो इसका जो मटेरियल है इसका सेम ही होगा, क्योंकि मैंने इसी वायर की लंबाई को बढ़ाया था L से 2L, और फिर उसके बाद में इसको यहाँ पे दो जगह से काटा, कि भाई काटने के बाद में ये लंबाई टू ये लंबाई टू ये लंबाई, इन लंबाइयों का रेशियो 1:2:3 है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी तो सेम ही होगी ना, मटेरियल तो वही है, ठीक है। तो अब देखो इस वायर को मैं कुछ ऐसे शो कर रहा हूं, डॉट से डिजाइन बना रहा हूं इन वायर पे, ठीक है ना, ताकि मैं इन तीनों पार्ट्स को पहचान सकूं, और कुछ नहीं है। और इसको ऐसे शो कर रहा हूं, और इसको ऐसे, मटेरियल देखो तीनों का सेम है, ठीक है ना। बस इन तीनों पार्ट्स को मैं पहचान सकूं, इसलिए मैंने इन पे डिजाइन बनाया, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसके बाद में देखो 3 पार्ट तो हो गए, दो जगह से काटा 3 पार्ट हो गए। ये जो पहला पार्ट है इसको ऐसे लगाया, ठीक है, और दूसरे और तीसरे पार्ट को मैंने दूसरे और तीसरे पार्ट को पैरेलल में लगा दिया, ठीक है। दूसरे और तीसरे पार्ट को मैंने पैरेलल में लगा दिया। ये दूसरा पार्ट है कुछ ऐसी धारियों वाला, ये पार्ट्स को पहचान सकूं इसलिए धारी बनाई मैंने, और कुछ नहीं है, ठीक है। और मान लो ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। तो अब AB के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या क्या, ए ऑप्शन में क्या गिवन है, यहां पे 11R/15, बी ऑप्शन में 22R/15, और सी ऑप्शन में 32R/15, सी ऑप्शन में यहां पे है ऐसा मानो 28R/15, ठीक है, ऐसा कुछ गिवन है, ठीक है ना। तो अब इसको सोल्व करते हैं, चलो। तो देखो इनिशियली जब ये वायर ऐसे थी, ओरिजिनल लंबाई L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A,
तो इस वायर का रेजिस्टेंस था आर, तो आर किसके बराबर होगा, रो इंटू में एल बाई ए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अब देखो मैंने इसकी लंबाई को बढ़ाया, ऐसे खींचा, एल से बढ़कर लंबाई 2L होगी। ठीक है, तो ये वायर पतली नहीं हो जाएगी, एक तरह से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा। पहले ए था, अब कुछ ए से कम हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेकिन टोटल वॉल्यूम तो वही रहेगा। वायर को जस्ट ऐसे खींचा है ना, लंबाई एल से बढ़कर डबल हुई है 2L, तो टोटल वॉल्यूम तो वही रहेगा। हाँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा क्योंकि वायर पतली हो जाएगी ना, इसको आप ऐसे खींचोगे तो मान लो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए डैश हो जाएगा। ठीक है, ए डैश ए डैश ए डैश ए डैश। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम तो वही रहेगा ना, ए इंटू में एल इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम ए डैश इंटू में 2L। तो ए डैश कितना आ गया यहां से, ए बाई 2 आ गया। तो यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से घटकर कितना हो जाएगा, ए बाई 2। वायर पतली होगी ना, वायर की लंबाई को बढ़ाओगे तो पतली होती है। सही बात है। तो देखो अब मैंने इसको विद द हेल्प ऑफ सीजर यहां से और यहां से काटा। ठीक है, कट कर दिया बस। और काटने के बाद में ऐसा पाया कि इनकी लंबाई का रेशियो, इन तीनों पार्ट्स की लंबाई का रेशियो ये क्या है, 1:2:3। ठीक है, तो मान लो इस पार्ट की लंबाई होगी L1, इसकी होगी L2 और इसकी होगी L3। तो L1 क्या आ जाएगा, 1/3 + 2 + 1 6 इंटू में टोटल लंबाई 2L, ऐसा ही होता है। तो ये आ गया L/3। ठीक है, L2 क्या आ जाएगा, मतलब इस पार्ट की लंबाई 2/3 + 2 + 1 6 इंटू में टोटल लंबाई 2L, तो 2 3 6, ये आ गई 2L/3। इस पोर्शन की लंबाई क्या आ जाएगी, L3, वो कितनी आ जाएगी, 3/3 + 2 + 1 6 इंटू में ये पूरी लंबाई कितनी थी 2L, तो 3 दूनी 6, तो ये आ गई L। ठीक है ना। तो देखो इतने पार्ट का रेजिस्टेंस होगा मान लो R1, तो ये R1 क्या आएगा, रो इंटू में L1 कितना आया L/3 बाय में क्रॉस सेक्शनल एरिया A/2, तो ये कितना आ गया, रो L इंटू में 2/3A, तो ये आ गया 2/3 इंटू में रो L/A। रो L/A क्या है, R है, तो R1 आ गया 2R/3। मतलब एक तरह से ये पोर्शन है ना, इस पोर्शन की लंबाई L1, ये कितनी आई L/3। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑब्वियसली A/2, सभी पार्ट्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम होगा ना इन तीनों पार्ट्स का, A/2 इसकी इस पार्ट की लंबाई आई L2 कितना 2L/3। ठीक है, इस पार्ट की लंबाई L3 कितना L। ठीक है ना। तो एक तरह से इस पार्ट का रेजिस्टेंस R1 और वो आ गया 2R/3, R1 2R/3। अब आओ इस पार्ट के रेजिस्टेंस पे, जो सेकंड पार्ट है ना ये वाला, इसका रेजिस्टेंस मान लो होगा R2। तो देखो इस पार्ट का रेजिस्टेंस R1, ये तो आया 2R/3। ठीक है ना। ये जो सेकंड पार्ट है ना, इसका रेजिस्टेंस मान लो R2 होगा। R2 क्या आ जाएगा, रो, क्योंकि मटेरियल तो वही रहेगा ना, इंटू में लंबाई 2L/3 बाय में क्रॉस सेक्शनल एरिया A/2। ठीक है ना। तो 2 रो L इंटू में 2/3A, तो एक तरह से ये आ गया 4/3 इंटू में रो L/A। रो L/A ये क्या है, कैपिटल R। तो एक तरह से इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस ये क्या आ गया 4R/3, 4R/3।
अब आ जाओ इस पोर्शन का रेजिस्टेंस, ये मान लो R3 होगा, ये कितना होगा रो इंटू में दिस लंबाई L बाय में A/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा 2R, क्योंकि रो L बाय A की वैल्यू है R, तो 2 रो L बाय A कितना हो जाएगा R, सॉरी 2R। तो इसका रेजिस्टेंस 2R आ गया, इसका 4R/3, इसका 2R/3। अब देखो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट वो क्या आएगा, 4R/3 इंटू में 2R बाय में 2R प्लस 4R/3। तो एक तरह से यहाँ से आ जाएगा 4 दूनी 8 R²/3 बाय में 2R प्लस 4R/3, 3 दूनी 6 प्लस 4 10, तो 10R/3, तो ये आ गया 8R/10, ठीक है ना, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4R/5 आएगा। इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट आया ये 4R/5। तो अब यहाँ पे ये भी तो है ना, इसका रेजिस्टेंस कितना 2R/3, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। तो AB के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था ना, अब ये तो सीरीज में हो गए, तो इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट ये कितना आ जाएगा 2R/3 प्लस 4R/5, सही बात है, 5 दूनी 10, 4 3 12 प्लस 10 22, तो ये आ गया 22R/15, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना, ये मेरा आंसर हो गया। AB के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था ना, वो आया 22R/15, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल क्या है, एक तरह से मेरे पास 2 रजिस्टर होंगे, T = 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है ना, उन दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, ठीक है, जो भी होगा सेम होगा, T = 0 डिग्री सेल्सियस पे। और एक रजिस्टर का, पहले रजिस्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस α1 होगा, दूसरे रजिस्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस α2 होगा। तो फिर उसके बाद में उन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, और फिर उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। तो देखो मान लो मेरे पास 2 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, और मान लो T = 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, ऐसा गिवन है R0 R0, ठीक है, ठीक है ना। इस रजिस्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो α1 है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस α2 गिवन है, ठीक है, ऐसा गिवन है। तो फाइंड आउट क्या करना है, इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, और इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन पे आओ, ठीक है। तो उससे पहले मैं इस नॉलेज का यूज कर लेता हूं, ठीक है। तो देखो मान लो ये मेरा फर्स्ट रजिस्टर है, ये सेकंड, ठीक है। T = 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे दोनों का रेजिस्टेंस सेम है R0 R0, ठीक है ना। ये मेरा फर्स्ट रजिस्टर है, ये सेकंड रजिस्टर है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस α1, इसका α2। अब मान लो टेम्परेचर बढ़कर हो गया T + ΔT, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा एट टेम्परेचर T + ΔT, क्या हो जाएगा, वो मान लो R1 हो जाएगा, और वो क्या होगा R0 × 1 + α1
डेल्टा टी, ऐसा ही होता है। इस वाले रजिस्टर का रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी वो क्या हो जाएगा, मान लो R2 हो जाएगा क्योंकि ये सेकंड रजिस्टर है, और वो क्या हुआ R0 इंटू में 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना, डेल्टा टी है ना, यहां पे टेम्परेचर टी था मान लो 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहां से यहां टेम्परेचर में इंक्रीज कितना आया, डेल्टा टी। मतलब एक तरह से एट टेम्परेचर टी बोल लो, मान लो टी 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इस टेम्परेचर पे दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, दोनों रजिस्टर्स का R0 ऐसा गिवन है। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा 1 पहले रजिस्टर का, सेकंड रजिस्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा 2। तो इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। उससे पहले ये जो गिवन है इसके थ्रू एक इंफॉर्मेशन पता लगाते हैं। क्या, मान लो टेम्परेचर में इंक्रीज आया डेल्टा टी, यहाँ पे टेम्परेचर टी था, टी से बढ़कर टी प्लस डेल्टा टी हो गया, तो फर्स्ट रजिस्टर का रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी वो कितना हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू R0 इंटू में 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, सब जानते हैं। सेकेंड रजिस्टर का रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी वो मान लो R2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा R0 इंटू में 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। तो ये इंफॉर्मेशन हमें काम आएगी, ठीक है ना। ये है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी, और ये रेजिस्टेंसेज हैं जो कि सेम R0 एट टेम्परेचर टी या 0 डिग्री सेल्सियस, कुछ ही बोल लो, ठीक है। पहले रजिस्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा 1, दूसरे का अल्फा 2, और एट टेम्परेचर टी बोल लो या 0 डिग्री सेल्सियस, आपकी मर्जी है। तो एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, ऐसा गिवन है। तो मान लो टेम्परेचर में इंक्रीज आया डेल्टा टी, मतलब टेम्परेचर हो गया टी प्लस डेल्टा टी, तो एट टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी पहले रजिस्टर का रेजिस्टेंस R1 वो कितना हो जाएगा R0 इंटू में 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। ऑब्वियसली R1 R0 से ज्यादा ही आएगा। एट टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी सेकेंड रजिस्टर का रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा, ऑब्वियसली ये भी R0 से ज्यादा ही आएगा, और कितना होगा R0 इंटू में 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। अब इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो इन दोनों को सीरीज में लगा दो, ठीक है, ये लगा दिए, दोनों सीरीज में लगा दिए, पहला रेजिस्टेंस सेकंड दूसरे वाला रेजिस्टेंस, पहला रजिस्टर और ये सेकंड रजिस्टर, और मान लो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस ये वाला, तो पहले रजिस्टर और सेकंड रजिस्टर दोनों का रेजिस्टेंस सेम है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे, R0, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट एक तरह से एट 0 डिग्री सेल्सियस दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस ये क्या आ जाएगा R0 प्लस R0 2R0 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों सीरीज में ही लगे हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ गया, T से बढ़कर T प्लस डेल्टा टी हो गया, ठीक है। ये पहला रजिस्टर ये सेकंड रजिस्टर, तो एट टेम्परेचर T प्लस डेल्टा टी पहले रजिस्टर का रेजिस्टेंस वो कितना होगा R0 इंटू में 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, दूसरे रजिस्टर का रेजिस्टेंस R0 इंटू में 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ठीक है। इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, मान लो R इक्विवेलेंट डैश आ जाएगा, ठीक है ना, दिस प्लस दिस हो जाएगा क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो R0 को कॉमन ले लो, दिस प्लस दिस कर दो, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, सही बात है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, यहाँ पे अंदर डेल्टा टी को कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो देखो मान लो इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो अल्फा सीरीज होगा, और बाय डेफिनेशन वो क्या आएगा R इक्विवेलेंट डैश
माइनस आर इक्विलेंट, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस मतलब आर इक्विलेंट, पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना डेल्टा टी, ठीक है। तो अल्फा सीरीज मतलब दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आने जा रहा है। तो आर इक्विलेंट डैश माइनस आर इक्विलेंट, न्यूमरेटर में ये क्या आ जाएगा, तो देखो 2r0 से 2r0 कैंसिल हो जाएगा, दिस माइनस दिस करोगे, ठीक है ना। तो बचेगा क्या, r0 इंटू में α1 प्लस α2 डेल्टा टी, न्यूमरेटर में तो ये बचेगा। डेनोमिनेटर में आर इक्विलेंट मतलब 2r0 और इंटू में डेल्टा टी, r0 से r0 कैंसल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसल, तो ये कितना आ गया, इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो क्या है, α1 प्लस α2/2, अल्फा सीरीज ये आ गया α1 प्लस α2/2, एक तो निकल गया। अब इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ठीक है ना। अब आ जाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, ठीक है, इन दोनों रजिस्टर्स को पैरेलल में लगाएंगे। अब आ जाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, तो देखो मान लो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस या टेम्परेचर T है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को पैरेलल में लगा दिया, ये पहला रजिस्टर ये दूसरा रजिस्टर, ठीक है ना, इनकी पहचान, पहला रजिस्टर दूसरा रजिस्टर, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है या कैपिटल T है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस या कैपिटल T टेम्परेचर पे इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम है R0 R0, और ये दोनों पैरेलल में भी लगा दिए। तो एट T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट वो क्या आएगा, वो मान लो R इक्विवेलेंट आएगा, और क्या आएगा, दिस इंटू में दिस मतलब R0 स्क्वायर बाय में दिस प्लस दिस मतलब 2R0। तो ये कितना आ गया, R0/2 आ गया, ठीक है, कितना आ गया R0/2। अब देखो मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, कितना हो गया, T से बढ़कर T प्लस डेल्टा T हो गया, इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा T, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल में ही लगे हुए हैं, ये पहला रजिस्टर ये दूसरा रजिस्टर, दोनों पैरेलल में ही लगे हुए हैं। तो एट टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T पहले रजिस्टर का रेजिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, R0 इंटू में 1 प्लस α1 डेल्टा T, ठीक है। और दूसरे रजिस्टर का रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T वो हो जाएगा R0 इंटू में 1 प्लस α2 डेल्टा T, ठीक है। तो एट टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T मतलब यहां से यहां इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना, डेल्टा T। तो इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट क्या आएगा, वो मान लो आएगा R इक्विवेलेंट डैश, और वो क्या आएगा, दिस इंटू में दिस मतलब एक तरह से R0 स्क्वायर इंटू में 1 प्लस α1 डेल्टा T इंटू में 1 प्लस α2 डेल्टा T बाय में दिस प्लस दिस, ठीक है। तो दिस प्लस दिस करोगे जब आप, तो R0 को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस α1 प्लस α2 डेल्टा T, ठीक है, सही है। तो यहां पे क्या करो, 2 को कॉमन ले लो, तो यहां पे 1 बच जाएगा और यहां पे ऐसे 2 बाय में आ जाएगा, ठीक है। एक R0 से एक R0 खत्म हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो R इक्विवेलेंट डैश ये देखो कितना आ जाएगा, यहां से R0 बाय में 2 इंटू में 1 प्लस α1 डेल्टा T इंटू में 1 प्लस α2 डेल्टा T इंटू में, देखो ये जब ऊपर जाएगा इसकी पावर -1 हो जाएगी, 1 प्लस α1 प्लस α2 बाय में 2 इंटू में डेल्टा T इसकी पावर -1, सही बात है। तो अब देखो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो केवल,
1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी। और देखो अल्फा 1 और ये अल्फा 2 ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंसेज होते हैं ना, ये वेरी स्मॉल होते हैं। ऑर्डर क्या होता है अल्फा 1 और अल्फा 2 का 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, वेरी स्मॉल होते हैं। तो अल्फा 1 इंटू में अल्फा 2 और स्मॉल आ जाएगा, तो इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ गई, एक तरह से 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये आ गई। ठीक है, और अब देखो अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों वेरी स्मॉल हैं, तो ऑब्वियसली अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय में 2 इंटू में डेल्टा टी, ये भी वेरी स्मॉल आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है 1 विल बी मच मच ग्रेटर देन दिस। तो मैं यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, 1 इज मच मच ग्रेटर देन दिस। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू वेरी स्मॉल है। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम ये जो पावर -1 ये हट जाएगी और ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब इसकी और इसकी इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय में 2 इंटू में डेल्टा टी, ठीक है, प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय में 2 इंटू में अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू में डेल्टा टी का स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का स्क्वायर यहां पे, और डेल्टा टी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अल्फा 1 और अल्फा 2 वेरी स्मॉल है ना, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 वो भी स्मॉल आएगा, वेरी स्मॉल, उसका स्क्वायर और कम हो जाएगा एक तरह से। तो इस टर्म को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो टर्म बची है। तो यहां पे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी को कॉमन ले लो इन दो टर्म में, तो 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2, तो एक तरह से 2 यहां पे आ गया। ठीक है, तो एक तरह से इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आ गई 1 प्लस अल्फा 2 बाय में 2 डेल्टा टी। ठीक है, ये आ गई 1 प्लस अल्फा 2 बाय में 2 इंटू में डेल्टा टी। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट डैश ये आ गया, मतलब इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी, आर इक्विवेलेंट डैश फाइनली ये आ गया। ठीक है, तो अब देखो मान लो इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो मान लो अल्फा पैरेलल होगा। फ्रॉम डेफिनेशन ये कैसे लिखा जाएगा, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस मतलब आर इक्विवेलेंट डैश माइनस आर इक्विवेलेंट पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस मतलब आर इक्विवेलेंट पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना, डेल्टा टी। तो अल्फा पैरेलल देखो ये कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट डैश माइनस आर इक्विवेलेंट करना, तो दिस माइनस दिस करोगे तो R0/2 से R0/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा R0/2 इंटू में अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय में 2 डेल्टा टी, यह आएगा। तो ये 2 इंटू में 2 यहां पे 4 हो जाएगा। ठीक है, और बाय में आर इक्विवेलेंट कितना, R0/2, और यहां पे डेल्टा टी भी है। ठीक है, तो अल्फा पैरेलल देखो ये कितना आ जाएगा, मतलब इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा पैरेलल, ये देखो कितना आ गया, एक तरह से 2R0 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी बाय में 4R0 डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल होगा, R0 से R0,
2 दूनी 4, तो नीचे 2 आ गया। तो ये कितना आया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय में 2 आया। तो इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन और इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा ना, अल्फा सीरीज एंड अल्फा पैरेलल दोनों सेम आए हैं। और कितने आए हैं, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय में 2। ठीक है, ये दोनों आंसर हो गए इसके। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।